परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से भारतीय कालगणना इस विषय को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना ये हमारा एकमेव प्राथमिक लक्ष्य है। तो भारतीय कालगणना को प्रस्थापित कर सके हम, जल्द से जल्द हो सके, इसीलिए कालायन नाम से ही मैं डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ। वो जल्द से जल्द आपके सामने मैं लाऊंगा, क्योंकि भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करने से ही हम हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान ज्यादा सहजता से, सुलभता से और जल्दी हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस कालगणना को प्रस्थापित करने के लिए, इस भरत भूमि के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इन प्रयासों को, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अ, जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो श्रृंखला में हम कालगणना के विविध आयामों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सौर मास क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि चांद्र मास क्या होता है। जो वर्ष गणना पद्धति का जो मैंने एपिसोड किया था, उसमें जैसे मैंने बताया था कि एक पौर्णिमा से दूसरी पौर्णिमा तक या एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक जो कालखंड होता है, उसे एक चांद्रमास कहा जाता है। नक्षत्र मंडल में सूर्य के संदर्भ से चंद्रमा का 12 अंश जो चलन होता है, उस चलन को एक तिथि कहा जाता है, यानी वो एक चांद्र दिन हुआ। अब चंद्र की जो मध्यम गति है वो 12 अंश से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए अ, चांद्रमास जो पूरा होता है, 30 चांद्र दिन, 30 तिथियां जो पूर्ण होती है, वो 29.5 दिनों में ही पूर्ण हो जाता है। यानी चांद्रमास का मध्यम अवधि है 29.52, 29 कहते हैं शायद हिंदी में, 29.52 दिनों में अ, एक चांद्रमास पूरा होता है। ये मध्यम मान है। ऐसे 12 चांद्रमासों का, यानी कि 354 दिनों का एक चांद्र वर्ष पूर्ण होता है। ये चांद्रमास और चांद्र वर्ष की जानकारी हुई। अब ये, जैसे हमने सौर मास और उसका नामकरण हमने देखा, उसी तरह चांद्रमास का जो नामकरण है वो ज्यादा मनोरंजक भी है और खगोलीय तथ्यों से भी अ, जुड़ा है, जैसे सौर गणना का भी जुड़ा हुआ है। ये विशेषता है कि अ, इस भारतीय कालगणना में ये खगोलीय तथ्यों पर आधारित सब नामकरण भी किए गए हैं। गणना की सारी इकाइयां हुई है, उस तरह संज्ञाएं नई नई दी गई है। इसी को तो विज्ञान कहा जाता है, और किसे विज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए ये पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण ही इसी कालगणना को प्रस्थापित करना ज्यादा योग्य है, और इससे हमारी सांस्कृतिक अस्मिता भी जुड़ी हुई है। तो ठीक है, हम ये देखते हैं कि 360 अंश का जो पूरा आकाश मंडल है, 360 अंश,
इसके भारतीय पद्धति में 27 विभाग माने गए हैं, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। अब ये 27 ही क्यों माने गए? उसका कारण ये है कि अब सूर्य के संदर्भ से नहीं, केवल खुले आकाश में, केवल नक्षत्र के संदर्भ से अगर देखा जाए, तो नक्षत्र मंडल का पूरा भ्रमण करने के लिए चंद्रमा को 27.32 इतने दिन लगते हैं, यानी स्थूल मान से 27 दिन लगते हैं, यानी मध्यम मान से एक नक्षत्र जितना अंतर एक दिन में चंद्रमा पूरा करता है। यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक दिन में चंद्र का चलन जितना होगा, उतना एक नक्षत्र विभाग है। तो ये 27 विभाग माने गए और इनको 27 नाम दिए गए, जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी से लेकर रेवती तक है। और ये इनको पहचाने कैसे? तो उस विभाग में जो एकदम प्रमुखता से चमकदार जो तारका समूह दिखता है, उस समूह को नक्षत्र कहा गया, उस तारका के समूह को। यानी कि हर एक नक्षत्र में तारका संख्या अलग अलग है। कुछ नक्षत्रों में एक भी है, शत तारका नक्षत्र बहुत सारी तारकाओं का है, इसलिए उसे शत तारका कहा जाता है। एक चांद्रमास में ये पूरा नक्षत्र मंडल का भ्रमण हो जाता है चंद्र का। यानी कि एक वर्षमान की अवधि में 12 बार चंद्र नक्षत्र मंडल का भ्रमण पूरा करता है। इसमें एक अ, पुराने लोगों ने एक सामान्य अवलोकन ऐसे किया कि अ, हर चांद्रमास की जो पूर्णिमा होती है, अ, उस पूर्णिमा के दिन चंद्र सामान्यतः किसी विशिष्ट नक्षत्र में होता है। तो पूर्णिमा का चंद्र जिस नक्षत्र में होगा, सामान्यतः होता है, उसी नक्षत्र के नाम से उस चांद्रमास को नाम दिया गया। यानी जिस महीने में पौर्णिमा के दिन चंद्र चित्रा नक्षत्र में होगा, उस महीने को चैत्र कहा जाएगा। जिस महीने में पौर्णिमा के दिन चंद्र विशाखा नक्षत्र में होगा, उस महीने को वैशाख कहा जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा होने पर ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में पूर्णिमा होने पर उस महीने को आषाढ़ मास कहा जाएगा। ऐसे 12 महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर किए गए। लेकिन ये सामान्य अवलोकन से दिखता है, स्थूल मान से ऐसे होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता। कभी-कभी ऐसे अ, होता है कि अ, समझो चैत्र मास है, तो अ, उस पौर्णिमा के दिन चंद्र कुछ अलग नक्षत्र में दिख सकता है। तो इससे अ, मास गणना में, वर्ष गणना में कोई संभ्रम ना पैदा हो, इसलिए, यानी कि इस गणना में सूक्ष्मता और सटीकता लाने के लिए और उसी के साथ चांद्रमास को भी सौर गति के साथ जोड़ने के लिए अ, चांद्रमास की व्याख्या कुछ इस तरह की भी की गई। ये जो अभी बताया, ये सामान्य अवलोकन से व्याख्या हुई कि नक्षत्रों के नाम से दिया गया।
तो उसमें सटीकता लाने के लिए और सौर गति के साथ इस चांद्रमास को भी जोड़ने के लिए उसकी व्याख्या कुछ इस तरह की गई कि जब सूर्य मीन राशि में होता है, तब जिस आमांत चांद्रमास का प्रारंभ होता है, उस चांद्रमास को चैत्र मास नाम दिया गया। यानी मीन राशि में जो अमावस्या होगी, उसके आगे आने वाली अमावस्या तक के महीने को चैत्र मास कहा जाएगा। इस तरह पूरे 12 महीनों के आखिरी जो 12वें क्रम में जो आएगा, वो कुंभ राशि की अमावस्या से मीन अमावस्या तक के महीने को फागुन नाम दिया जाएगा। अब चांद्रमास का अवधि तो कम है, 29 दिन का, और सौर मास जो होता है वो 30, साढ़े 30 या 31 दिन का होता है। उसका न्यूनतम और सामान्य मान यहाँ पर है मेरे पास। हाँ, न्यूनतम सौर मास होता है 29 दिन 10 घंटे का, और उच्चतम सौर मास होता है 31 दिन 10 घंटे का। इसी तरह न्यूनतम चांद्रमास होता है 29 दिन 5 घंटे का, और उच्चतम चांद्रमास होता है 29 दिन और 19 घंटे का। इस तरह चांद्रमास की गणना और नामकरण किया जाता है। अब चांद्रमास को सूर्य की गति से जोड़ने के कारण फर्क जो आता है वो सौर वर्ष होता है 365 दिन का, और चांद्र वर्ष होता है 354 दिन। तो ये जो 11 दिनों का फर्क आता है, उसको समायोजित करने के लिए चांद्र वर्ष में अधिक मास की योजना की जाती है। तो ये अधिक मास की योजना किस तरह की जाती है कि एक वर्ष में 11 दिन का फर्क पड़ता है, यानी 3 पूरे वर्ष पकड़े गए तो 33 दिन का फर्क पड़ेगा। तो सामान्यतः 33 महीनों के बाद एक अधिक मास पकड़ा जाता है। अब इस अधिक मास को कैसे व्याख्यायित किया गया कि सामान्यतः 33 महीनों में एक अधिक मास होता है, ये सामान्य मान हुआ। वैसे चंद्र और सूर्य की गति को देखकर ये 28 महीनों के बाद भी आ सकता है, यानी कम से कम 28 महीनों का, 28 या 29 महीनों का अंतर रहेगा दो अधिक मासों में, या ज्यादा से ज्यादा 35 महीनों का अंतर रहेगा। वो सूर्य और चंद्र की गति में जो फर्क आता है, उसको देख के अधिक मास कौन सा माना जाए, ये डिसाइड किया जाता है। और ये वो भी प्रत्यक्ष आकाशीय अवलोकन से गणित के साथ किया जाता है। तो उसको कौन सा अधिक मास माना जाए, उसको भी व्याख्यायित किया गया कि जिस अ, चांद्रमास में सूर्य का कोई भी राशि संक्रमण नहीं होगा, उस मास को अधिक मास माना जाए। यानी कि समझो अ, सूर्य मेष राशि में है, आज मेष राशि में प्रवेश किया सूर्य ने, यानी कि मीन में था,
यानी चैत्र मास शुरू था। अ, सूर्य ने मेष राशि प्रवेश किया, मेष राशि में गया। अब चांद्रमास उसके बाद चांद्रमास का प्रारंभ हुआ, 29 दिन का चांद्रमास पूरा हुआ और उसके बाद फिर सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में संक्रमित हुआ। तो यानी कि सूर्य का संक्रमण इस चांद्रमास के बीच में नहीं हुआ। पहले एक दिन आधा या एक दिन पहले मेष राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ और उसके बाद जो चांद्रमास शुरू हुआ, वो चांद्रमास खत्म होने के बाद आधे या एक दिन में सूर्य ने वृषभ राशि में प्रवेश किया। यानी कि सूर्य का राशि संक्रमण इस चांद्रमास में नहीं हुआ। तो ऐसे चांद्रमास को अधिक मास कहा जाएगा। ये अधिक मास की व्याख्या है। और इसी तरह क्षय मास का भी क्षय मास की भी योजना होती है। जैसे सूर्य के राशि संक्रमण से अधिक मास पकड़ा जाता है, वैसे ही जिस चांद्रमास में 2 बार सूर्य का राशि संक्रमण होगा, ऐसे चांद्रमास को क्षय मास कहा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही कम बार आती है। उसका साधारण अनुपात ये है कि साधारणतः 140 वर्षों में 140 वर्षों में क्षय मास पकड़ा जाता है। अ, बीच में पुराने शायद 100-150 साल पुरानी बात है कि उस वक़्त सिर्फ ऐसे हुआ था कि 19 वर्ष बाद फिर एक क्षय मास पकड़ा गया था। लेकिन जनरली 140 वर्षों में एक क्षय मास पकड़ा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक चांद्रमास के कालखंड में 2-2 सूर्य के राशि संक्रमण नहीं होंगे, सहसा नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो मैंने स्थूलमान बताया कि हाँ, न्यूनतम सौर मास 29 दिन 10 घंटे का होता है और उच्चतम चांद्रमास 29 दिन 19 घंटे का होता है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही कम आएगी कि न्यूनतम अवधि वाला सौर मास है और उच्चतम अवधि वाला चांद्रमास है। ऐसी स्थिति क्वचित ही आती है। उसका अ, अनुपात साधारणतः 140 वर्ष का है। तो ये इस तरह चांद्रमास चांद्रमास, चांद्रवर्ष, सौरमास और सौरवर्ष, इन दोनों पद्धतियों को एक साथ जोड़ दिया गया। इसका कारण ये भी है, पिछले किसी एपिसोड में दोनों कारण मैंने बताए कि सबसे पहली बात तो व्यावहारिक सुलभता के लिए, यानी सौर गति से 1 वर्ष चल रहा है और चंद्र गति से दूसरी वर्ष संख्या चल रही है। इस तरह अगर पकड़ा जाएगा तो कुछ सालों बाद व्यवहार में सुलभता नहीं रहेगी, लोगों में कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, संभ्रमावस्था होगी कि कौन से वर्ष की संख्या कौन-सी है। तो वो ना हो, इस व्यावहारिक सुलभता के लिए दोनों वर्षमान पद्धतियों को जोड़ा गया। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण जो है कि ऋतु चक्र जो है, वो सूर्य की गति पर निर्भर करता है। तो चांद्र गति से आने वाली तिथियाँ, धार्मिक उत्सव, व्रत
पर्व आदि जो मनाने हैं, उन उनमें ऋतु की समानता भी रहे, इसलिए भी दोनों वर्षमान पद्धतियों को जोड़ना ज़रूरी है। तो ये हुआ चांद्रमास की जानकारी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सौर मास किस तरह देखा जाता है। आज देखा कि चांद्रमास क्या होता है, चांद्रमास और सौर मास का कैसे संबंध होता है, दोनों को समायोजित कैसे किया जाता है और उस समायोजन के लिए अधिक मास के अधिक मास की योजना किस तरह की जाती है। तो ये हुआ आज का एपिसोड। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। अ, उम्मीद है आज का एपिसोड भी छोटा हुआ रहेगा, 20-22 मिनट का रहेगा शायद। तो ठीक है। ये भारतीय कालगणना के सारे आयामों को जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। हर एक विषय मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरे इन प्रयासों को और भारतीय संस्कृति को जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस चांद्रमास का पक्ष क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि सप्ताह और वार वार निर्णय कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।